नमस्ते साथियों। आज साहित्य सृजन कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का और सुधी श्रोताओं का, देखने वालों का स्वागत करता हूं। यह हर्ष का विषय है कि आज भारत देश की विदुषी, साहित्यकार, अध्यापिका, अग्रजा प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। कुमुद शर्मा जी के साथ बिताए कुछ पल हम आपके साथ साझा करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के संबंध में। लेकिन यह रेखांकित यहाँ जरूर करना चाहूँगा मैं कि प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी हिंदी विभाग की इस समय विभागाध्यक्ष हैं। साहित्य अकेडमी, जो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, उसकी उपाध्यक्षा हैं। और साथ साथ में एक और सूचना आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय है, उसकी आप निदेशक हैं। ऐसे विविध आयामी स्वभाव वाली, ऐसे विविध आयामी क्षेत्रों में काम करने वाली अग्रजा प्रोफेसर कुमुद जी, आपका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार। आपने समय निकाला, इसके लिए हम दूरदर्शन परिवार आपके लिए आभार प्रकट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभ क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब मैं इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था, साक्षात्कार के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं अपनी अग्रजा से पहला प्रश्न क्या करूं। तो मुझे ध्यान आया क्यों ना ये पूछा जाए कि इतने बड़े विविध कार्य आपके, अध्यापन का भी, लेखन का भी, कैसे मैनेज करती हैं, कैसे ये सामंजस्य स्थापित करती हैं? देखिए रवि जी, एक तो ये है कि अगर आप काम करना चाहें, पहली चीज़ आपके भीतर से एक इच्छा होनी चाहिए, और अगर वो काम करना चाहें तो आप ज़रूर कर लेते हैं। और मेरे जो तीनों जो आपने बताया, इनमें वो एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे तीनों ही दायित्व मेरे जो है वो साहित्य से जुड़े हुए हैं, पुस्तकों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो सामंजस्य बहुत आसानी से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे इसमें। एक शिक्षक को साहित्यकार बनने के लिए क्या कुछ विशेष जतन करने पड़ते हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है। एक साहित्यकार को सृजन करने के लिए आपको शब्दों को ढूंढना होता है, शब्द की समझ, शब्दों की नब्ज को आप पहचानते हो, आपके पास अनुभव संपदा हो, और आपके पास एक विजन हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से आपसे तो प्रसन्न रहते ही होंगे। जब आप साहित्य अमृत की संयुक्त संपादन का कार्य करते थे, जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आदरणीय हमारे आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी के साथ आपका काफी लंबा समय साहित्य अमृत में गुजरा। एक तरफ पाठक, एक तरफ संपादक, ये दो शब्द आप ही ने दिए हैं, जरा इनको जरा खोल दीजिए। और इन दो शब्दों, देखिए ऐसा है कि साहित्य अमृत का जब के संपादन से जब मैं जुड़ी पंडित जी के साथ, तो उनका जो विजन था साहित्य अमृत को चलाने का, उसमें उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ उनकी जो दृष्टि थी कि हमें विशुद्ध साहित्य देना है। कभी आत्मकथा का अंश नहीं दिया गया, कभी समीक्षा नहीं दी गई। और जब मैं कहती भी थी कि मैं बाबूजी कहती थी उनको कि बाबूजी समीक्षा हम शुरू करते हैं, या अनुवाद भी पहले हम नहीं देते थे, तो समीक्षा शुरू करते, तो हमेशा कहता नहीं, समीक्षा नहीं शुरू करनी है। तो कई बार जब मैं जिद करती थी, क्या मेरे जाने के बाद तुम कर लेना, तुम्हें जो कुछ करना। तो मतलब उन्होंने नहीं देने दिया। अच्छा, उसके अलावा एक और उनकी चीज़ थी कि जो ज़्यादातर जो आलेख होते थे, उनकी कोशिश ये होती थी कि हमारी जो धाती है, हमारी जो विरासत है साहित्य की, उस विरासत से हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराएं। तो उसमें एक कॉलम चला करता था, धरोहर, अभी भी चलता है, प्रतिस्मृति, प्रतिस्मृति। तो प्रतिस्मृति में हम किसी लेखक की बहुत अच्छी रचना चुन करके देते थे, और महीने भर, क्योंकि मासिक थी, तो महीने भर खोज होती थी कि अब की कौन सी देनी है। तो उसके कॉलम भी बड़े सोच समझ करके रखे थे उन्होंने, अनेक दृष्टि उनकी थी। मेरा भी उस साहित्य अमृत से पाठक के रूप में जुड़ाव रहा। मैं उनकी भूमिकाओं को, संपादन के कार्य को पढ़ता था, और मैं तभी से आपको जानता हूँ। यद्यपि हमारी आपकी भेंट बहुत बाद में हुई है, उसकी भी एक अलग, एक बहुत
अच्छी सी याद है मेरे पास। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी एक पुस्तक श्रृंखला अगर मैं कहूँ, या एक आलेखों की श्रृंखला आपने प्रारंभ की थी, हिंदी के निर्माता। वो भी साहित्य हाँ, वो का ही एक कॉलम था। तो उसको जरूर और बताइए। नहीं, वो जब कॉलम शुरू किया, पंडित जी ने मुझसे कहा कि तुम एक कॉलम ले लो। तो मैं लगातार जो है जनसत्ता में समीक्षाएं लिखा करती थी पुस्तकों की, और लेख साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयों पर लेख लिखती थी। अमृत प्रभात से शुरू की थी मैंने यात्रा, लखनऊ इलाहाबाद से। तो मैंने कहा, और एक ऊर्जा होती है ना युवा में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि 35 साल के जो लेखक हो, लेखिकाएं होती हैं, उनको लगता है हमें देखा नहीं जा रहा, मैंने कोई रचना पढ़ी, कोई देखने वाला हो तो मैं उन पर लिखूंगी। तो वो चुप रहे थोड़ी देर। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलती, तुम फंसती क्यों हो? हर आदमी आएगा मेरे पर मुझ पर लिखो, मुझ पर इतना दबाव बनेगा। तुम ऐसा करो, हमारे ऊपर हिंदी सेवियों का बहुत बड़ा ऋण है, जिन्होंने हिंदी को खड़ा किया, जिन्होंने हिंदी को माजा, उन पर लिखो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कॉलम शुरू करते हैं। तो उनका भारतीय हिंदू से शुरू करो। तो और उन्होंने शर्त क्या रखी, उनका 1 पेज मिलेगा तुम्हें। अच्छा, सिर्फ 1 पेज, और 1 पेज में चित्र जाएगा और 1 पेज में उनके बारे में जाएगा। ये तो गागर में सागर समाने वाली आगे बात भी है। सुनिए, जब मैं पहला लिख के ले गई, हाँ। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि इतनी सारी किताबें हैं भारतीय हिंदू पे जानने के लिए, क्यों, मतलब कोई नया कोई लेखक हो तो जाना, भारतीय हिंदू को सब जानते हैं। मैं लिख के ले गई। उन्होंने कहा इसमें तो सारी रचनाओं के नाम जाएंगे, अब भारतीय हिंदू इतना विशाल साहित्य, इतना व्यापक साहित्य है उनका। मैंने कहा 1 पैराग्राफ तो इसी में निकल जाएगा। फिर ले गई तो उनका नहीं, इसमें इसको थोड़ा और काटो, इसमें हिंदी के बारे में उनका कहा गया कोई वक्तव्य, क्या कोई लेख का कोई अंश जाएगा। मैंने कहा मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो खैर, मैंने बड़े बेमन से उसको शुरू किया, और बड़े बेमन से मैं उसको मतलब 2-3-4 महीने चलाया, और खींचती रही कि इतने बड़े बड़े लोगों पर मैं 1 पेज में कैसे समेटूं चीज़ों को, उसी में मूल्यांकन भी करना, उसी में सब करना। लेकिन जैसे ही 5-6 लिखे गए, और उसके बाद बड़े बड़े लेखकों की चिट्ठी आने लगी कि इस पर तो किताब आनी चाहिए, शुरू में ही। और मुझे कहीं मिले बहुत बड़े लेखक, उन्होंने कहा बालमुकुंद गुप्त पर जो पीस लिखा है तुमने याद दिला दिया, बहुत अच्छा पीस है। तो वहां से बहुत उत्साह आने लगा। और 100 के करीब जब मैं पहुंचने लगी तो पंडित जी ने कहा आप किताब निकलवाओ। लेकिन बहुत दुख है कि भारतीय ज्ञानपीठ से उनके जाने के बाद वो प्रकाशित हुई। उनका सपना था ये किताब हिंदी के निर्माता, ये काम उन्होंने कराया। शायद मैं नहीं सोच पाती इस काम के लिए, और करती भी नहीं, इतना धैर्य, 7-8 साल का ये काम था। इसको इस रूप में आप प्रोफेसर कुमुद जी देख सकती हैं कि जो एक मार्गदर्शक होता है, विजन बड़ा जरूरी होता है, शोधार्थी से वो किस प्रकार काम कराता है। तो आपने अगर उनसे सीखा है तो आप निश्चित रूप से अपने शोधार्थियों को भी वो विजन दे रही हैं। कितनी अच्छी बात हो रही है कि एक तरफ आपने पाठकों की बात की, एक तरफ आपने संपादन और संपादन कर्म की बात की, विद्यानिवास जी का स्मरण किया। इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या हम संस्कृति, पुस्तक संस्कृति पर भी कुछ विमर्श कर सकते हैं क्या? पाठक, संपादन, और उसके बाद आज के संदर्भ में पुस्तक संस्कृति, जो कि आप राष्ट्रपति जी के इस मूल्य बोध के साथ, इस मूल्य के साथ, इस बिंदु के साथ जोड़ सकती हैं। देखिए, मैं आपको ले जाना चाहूँगी 20वीं शताब्दी के अंत की तरफ। 20वीं शताब्दी का जो अंत है, वो अंतवाद का घोषणा पत्र बनकर, घोषणा मतलब उस समय हुई थी। किसी ने कहा कि उपन्यास का अंत हो गया, किसी ने कहा कि पद्य मरती हुई विधा है, किसी ने कहा लेखक का अंत हो गया। तो लेखक के अंत की, संपादक का अंत हो गया, वहीं से पाठक के युग की शुरुआत हो चुकी थी। और हमारे यहाँ तो पाठक हमेशा से सम्मानित रहा है, कवि चैतन्य के रूप में, कवि सहृदय के रूप में। हमारे यहाँ से तो भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा है, वहाँ सहृदय है हमारे यहाँ। अब पश्चिम में 1970 में पुस्तक आती वॉल्टर जे स्लाटोव की, विद रिस्पेक्ट टू रीडर्स, वहाँ पाठकवादी आलोचना की बात आती है, तो उन्होंने पाठक को सम्मान दिया। तो पढ़त की जो प्रक्रिया है, आप कैसे किसी कृति को पढ़ते हैं, किस नजरिए से पढ़ते हैं, किस दृष्टि से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक लिख देता है, लेकिन उस कृति को किस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि अब पाठक की बहुत बड़ी सत्ता है, पाठक बहुत सत्तावान है। वाह, क्या बात है। साथियों, आप इसको सुन रहे हैं। अभी हम प्रोफेसर कुमुद जी से बात कर रहे हैं, और प्रोफेसर कुमुद जी ने आज सूत्र वाक्य में जो माननीय राष्ट्रपति जी से आज बिंदु मिला, उसको बहुत ही सहज भाव से हम सबके सम्मुख रखा है। ये आज का विमर्श है, आज का बिंदु है। पाठक इस समय केंद्र में है, लेकिन हम इससे एक और गंभीर यात्रा भी प्रारंभ करेंगे।
हम प्रोफेसर कुमुद जी से और गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे। इस गंभीरता की ओर आगे बढ़ने से पहले उनके पास जो अथाह ज्ञान भंडार है स्त्री विमर्श को लेकर के, वर्तमान संदर्भ और स्त्री विमर्श, और उसमें भारत का विमर्श, भारतीय संदर्भ, इस पर बहुत सारी व्याख्यान उनके प्रस्तुत हो चुके हैं। मैं प्रोफेसर कुमुद जी आपसे कहूँगा इस गंभीर विषय पर आप अपने मन की बात कहिए। रवि जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण और ऐसा विषय उठाया है कि इसमें 1-1.5 घंटे का व्याख्यान भी कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं स्त्री विमर्श की दृष्टि से बात करूं और पूरे स्त्री लेखन को देखना चाहूं, तो मैं उसको ऐसे देखूंगी कि स्त्री लेखन ने बहुत लंबी यात्रा की है और आज जहाँ तक पहुँचा है उसने अपनी इस समय बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति वो दर्ज करा चुका है। देखिए, शुरुआत बहुत पहले की महिलाओं को, उषा देवी मित्रा की बात करूं, मैं बंग महिला की बात करूं तो बंग महिला तो अपना नाम भी नहीं दे पाई थी। हाँ। सेंसरशिप ऐसी कि राजेंद्र बाला घोष नाम नहीं दिया उन्होंने, बाद में खोजा गया। उषा देवी मित्रा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा सम्मान नहीं मिला उनको, तो उन्होंने जो इच्छा व्यक्त की, उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद 2 इच्छाएं उन्होंने कही कि मेरे मरने के बाद जब मेरी शव यात्रा निकले तो बंगाली संगीत निनादित हो, और उन्होंने कहा मेरी सारी किताबें मेरे चिता के साथ जला दी जाएं। तो सोचिए कि क्या पीड़ा रही होगी, उनको सच। हाँ, है ना? हाँ। उसके बाद आप देखिए कि जब महादेवी सुभद्रा आती हैं, आप एक संस्मरण लिखा है महादेवी जी ने, और कि सुभद्रा जो है उनके एक ही स्कूल में वो पढ़ती थी, तो जब वो क्लास में आई महादेवी जी कविताएं लिखती थी और सुभद्रा जी को पता लगा तो वो आई, उन्होंने कहा तुम कविता लिखती, उन्होंने कॉपी छीनी और उन्होंने घोषणा कर डाली क्लास में कि कविता लिखती है। महादेवी जी की आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने कहा अच्छी तो लिखती हो, तुमने लोगों को और क्यों बताया। वहां से महादेवी जी ने, सोचिए, और वही मैं कहती हूँ कि सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, आज भी मैं कहना चाहूंगी कि इन दोनों का लेखन स्त्री लेखन को सही दिशा देता है। ये इतने 2 बड़े महत्वपूर्ण हमारे पिलर हैं, कहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस समय पे वो बात कही, मध्य प्रदेश की है और मैं उनको आज याद करना चाहूंगी। बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल। उन्होंने आजादी की बात स्त्री की जब हुई तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, चाहे वो स्त्री के शरीर में निवास करे चाहे पुरुष के शरीर में, और बंधन जो है परिवार और समाज को बांध कर रखते हैं। लेकिन लंबे समय तक ये जब बंधन होते हैं तो इनको चिरकाल, मतलब अगर बहुत युगानुरूप बदलते रहना चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक जब रहते हैं तो कई बार ये विकास के बदले बाधा पहुंचाने लगते हैं। और जहाँ बंधन है, बंधन तो बंधन ही है, जहाँ बंधन है वह क्रांति है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि क्या मेरी बेटी दान की चीज है, क्या कल से मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी। अंतर्जातीय विवाह किया था उन्होंने। तो एक सही है अप्रोच। जी। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां जी, सिमोंदा बुआ की उसी समय आती है किताब द सेकंड सेक्स। लेकिन हमारे यहाँ एक है कि जो पाश्चात्य देशों से कोई चीज आती है तो वो बड़ी हो जाती है, और श्रृंखला की कड़ियां तो बहुत बाद में लोगों को लगा कि नहीं ये जो है, फिर चर्चा हुई कि इतनी अच्छी कृति है। आज भी कोई ऐसा पहलू नहीं है श्रृंखला की कड़ियां में स्त्री से जुड़ा हुआ जिसको महादेवी ने अपनी बारीक आंख से देखा ना हो और दिशा ना दी हो किताब में। नई कहानी का दौर आता है। नई कहानी के दौर में बहुत चर्चा होती है त्रयी की, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, 3 लेखिकाएं लिख रही थी और अपनी एक मजबूत स्थिति जो है दर्ज करा चुकी थी। कृष्णा सूप्ती, उषा प्रेमवदा और मनु भंडारी। ये इनकी त्रयी की चर्चा क्यों नहीं हुई, हाशिए पर डाल दिया गया। और उस समय मनु भंडारी ने कहीं लिखा था कि लिखना तो, उनका जो भाव था ये था कि लिखना तो चलता है, लिखने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने को जमाना कैसे है। मतलब उसका छपना, उसका छपना, क्योंकि छपना भी बहुत आसान नहीं होता था, तो प्रतिष्ठापित नहीं हो पाती थी लेखिका, हाशिए पर डाल दी जाती थी। और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में आती हैं मंजुल भगत, मृदुला गर्ग,
राजी सेठ, ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, है ना, और बड़ी बहुत अच्छा लेखन कर रही हैं। ये ज़रूरी है कि, और शुरू में बहुत सारे आरोप भी लगे कि मध्य वर्ग से निकल कर के आई और इन्होंने, इनकी जो पीड़ा है मुन्ने के पापा के देर में आने की है, इनका दायरा बड़ा सीमित है, लेकिन उस दायरे से बाहर भी आई महिला। उसके आगे आप लीजिए, मैं नाम छोड़ रही हूँ क्योंकि समय कम है, और तमाम तरह के विषयों को उठाना उन्होंने शुरू किया, और लगातार उन्होंने एक यात्रा की है, और स्त्री से जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उत्पीड़न, शोषण, मुक्ति की बात उठी, और कविता का क्षेत्र हो आज, चाहे वो कहानी का हो, चाहे उपन्यास का हो, और लगातार लिख रही हैं, बहुत लिखा जा रहा है, और तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं उसमें। अब आप देखिए कि एक ऐसा व्यापक इसकी गूंज है कि आज प्रकाशक भी और पाठक दोनों स्त्री लेखन के साथ खड़े हुए हैं। उनको बड़ा सम्मान भी मिल रहा है, उनकी चर्चा भी हो रही है। आज उनकी कोई कृति आती है, कल उसका लोकार्पण होता है, तो महिला लेखन में मैं देख रही हूँ कि उत्सव धर्मिता का माहौल आ गया है। वाह, वाह। और लगातार वो लिख रही हैं। महिला, हालांकि कुछ जी कुछ और आप कहना चाह रही हैं। हालांकि कुछ जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जो प्रकाशक की बात आपने कही, वो पर, मार्केट का भी एक जो है उस पर असर है, दबाव है उसका असर है। लेकिन आपने अपनी अभी बात रखते हुए अपने कई सारे तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए। मुक्ति शब्द एक प्रयोग किया। हाँ। तो मुक्ति शब्द को लेकर के आज का जो अगर आज के संदर्भ में कहें तो कुछ ऐसा वर्ग सच के नाम पर, यथार्थ के नाम पर, देह मुक्ति के नाम पर कुछ ऐसी रचनाएं भारत में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वह क्या पूरे समाज को वो उनका प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं? क्या ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, साहित्य को अगर मैं देखूं और मीडिया को भी देखूं, तो मैंने कहा ना कि जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बाज़ार का जो प्रभाव है, तो मार्केट ओरिएंटेड अगर आप राइटिंग करेंगे, तो मार्केट ओरिएंटेड राइटिंग में इस तरह के खतरे हैं। और अगर आप बात कीजिए तो कहा जाता है कि भाई ये तो है, सच है, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों का सच होता है। तो आपको ये देखना होता है कि उसमें आप क्या दे रहे हैं। अगर आपने कहीं से कोई अनुभव उठाया है ना, तो उस अनुभव के माध्यम से भी आप क्या दे रहे हैं। हर आदमी के पास देखिए अनुभव है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का अनुभव ऐसा है, तो उस केवल अनुभव नहीं देना होता रचनाकार को। रचनाकार को करना, क्योंकि जंगल से लकड़ी तो सभी काट करके ले आते हैं, लेकिन उस लकड़ी से अच्छी कलाकृति वही बना पाता है जिसके पास एक सही दृष्टि होती है। वाह, बहुत अच्छी बात कही। जंगल से लकड़ी तो सभी एकत्र कर पाते हैं, लेकिन उनसे कोई अच्छी कलाकृति बनाने वाला वही संभव है जिसके पास वो दृष्टि है, विजन होता है। विजन तो होता है। अनुभव सबके पास है। हमारे पास भी अनुभव है, आपके पास भी अनुभव है, तमाम लोगों के पास अनुभव तो है ही। लेकिन केवल अनुभव अगर आप लिखेंगे तो वो विवरण सिर्फ हो जाएंगे, लेकिन अनुभव में आपको विचार की रीढ़ जो है वो ताननी होती है। आपने स्त्री लेखन की यात्रा को बहुत ही सहजता से हमारे सम्मुख रखा, बिंदुवार रखा। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो क्या आज की युवतियां, आज की लेखिकाएं क्या उससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हैं, उनसे कुछ प्रेरित हो पा रही हैं? आज उनका विषय क्या है आज की युवतियों का? नहीं, देखिए, आज जो है, आज का लेखन तो मैं कहना चाहूंगी आज प्रकाशक कई बार लिख पाता है। हमें ऐसा लेखन चाहिए। प्रकाशकों की मांग से भी लेखन जो है लिखा जा रहा है। और आज थोड़ा, अगर मैं पहले की लेखिकाओं को देखूं, और खास तौर पे मैं कथा साहित्य की बात कर रही हूँ, कविताएं बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं। कविताएं आप पढ़ लीजिए तो बिल्कुल आप आंदोलित हो जाते हैं। तो उसमें होता है कि आज जल्दी बहुत है कई बार, जो मुझे लगता है, और जिसको कहते हैं एक ऐसा रास्ता कि आपने कुछ ऐसा दे दिया कि जल्दी से चर्चा में आ जाए, और तो उसके खतरे भी होते हैं। वो थोड़े दिन वो चीज़ चलती है, लेकिन वो लंबे समय तक यात्रा नहीं कर पाती है वो कृति। तो वो खतरे हैं, मार्केट के हैं, मार्केट और मीडिया पर भी उसका दबाव है, लेखन पर भी उसका दबाव है, समय का है, वो आता ही है। तो प्रकाशकों की दृष्टि से अगर देखें तो वो तो ये देखेंगे कि हमारी पुस्तक बिकनी चाहिए, हमारा जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सेल होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे भी युवक युवतियां, लेखक हैं, युवा हैं जो प्रतीक्षा भी नहीं करते और वो सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखते हैं। वो फेसबुक पर लिखेंगे, ब्लॉग बनाएंगे। तो आज के संदर्भ में क्या उनको भी वो स्थान धीरे धीरे प्राप्त होता है? ब्लॉग लिखना,
फेसबुक पर लिखना, अपने मन की बात कह देना? ये ठीक है, एक आपको सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जहाँ पर आपको संपादक का मुखापेक्षी होने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसी सड़क है जिस पे कोई भी अपने को अभिव्यक्त कर सकता है, कोई टोल टैक्स नहीं है वहाँ पर, है ना? तो लेकिन उस जल्दबाजी में जो आपने कुछ सोचा, त्वरित आपने टिप्पणी की, कुछ आज आपने कुछ लिखा, 4 लाइन तुरंत आपने डाला, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया आई, तो उससे बहुत कुछ बनता नहीं है। सॉफ्ट जो लिटरेचर है ना, ये बहुत दूर तक नहीं जाने वाला है। तो एक जो बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि इस समय जो बात आपने कही ना कि किस तरह का लेखन, मुझे विश्वविद्यालय में रहते हुए जिस तरह के शोध हो रहे हैं, और हमें देख रहे हैं कि एक खास जो विमर्श की सैद्धांतिकी है इस समय, तो उसका असर लेखन पर पड़ा है। अब लेखक ये सोचता है कि ये विषय चल पड़े हैं और हमें अब ये विषय चल गया, ये विमर्श चल गया, अब हमें इस विमर्श से जोड़ करके लिखना है। पहले का रचनाकार विमर्श से जोड़ करके नहीं दे, उस पर विमर्श हो एक अलग बात है, लेकिन इस विमर्श से जोड़ करके रचना नहीं लिखता था। अब रचना जो है जीवन के सहज प्रवाह से निकल करके आती थी। अब क्या है, अब विमर्श के सिद्धांत की आपके मस्तिष्क में ऐसा दबाव बनाती है, और उससे जब रचना निकल करके आती है तो वो फोर्स खो देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी जिसमें कि एक पंक्ति लेखिका उसमें लिखती है कि स्त्री विमर्श की मांग मेरे भीतर कुत्ते की तरह गुर्राने लगी। वाह। तो जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, हम कीवर्ड्स ले लेते हैं। अब कीवर्ड्स आपने ले लिए, स्त्री विमर्श है, पितृसत्ता है, पितृसत्ता से टकराहट की अनुगूंज है, विद्रोह है, विरोध है, क्रोध है, आवेश है, आपने ये ले लिया। तो अब हमारी जो एक यात्रा स्त्री लेखन की चली थी, मीडिया की भी चली थी कि पार्टिसिपेटिव रोल में स्त्री आने लगी थी। अब क्या है कि अगर आप समाज में सिर्फ वही नहीं है, क्रोध, आवेश, आक्रोश यही नहीं है, नहीं, स्नेह है, मिलन है, हाँ, सहृदयता वो सब भी है, आत्मीयता है, तो पारिवारिक हाँ, मूल्य और है। सिर्फ मैं कहूंगी कि सिर्फ शोषण और उत्पीड़न ही नहीं है, हाँ, सहयोग भी है। सहयोग भी है। इसी समाज में हाँ, ऐसी स्त्रियां भी हैं जी, जो सफलता के सोपान पे पहुंची हैं और सहयोग उनको मिला है तो पहुंची हैं। बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ने वाली स्त्री भी है। इस टेक्नो संस्कृति से जो लड़कियां निकल रही हैं वो कई तरह की था। देखिए, स्त्री की छवि हमारे यहाँ कई तरह की है, तो हमारे यहाँ जो विविधता होनी चाहिए उसकी तरफ भी मैं चाहूंगी कि लेखिकाओं का ध्यान जाए, अगर स्त्री लेखन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान कई प्रांतों में, कई वर्गों में बटा हुआ देश है, और यहाँ स्त्री की कोई एक छवि नहीं है, बहुत सारी छवियां हैं। और टेक्नो संस्कृति से जो लड़की निकल करके आ रही है वो बहुत बदली हुई लड़की है। इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ, मेरी मर्जी, हाँ, मेरी मर्जी वाली। लेकिन यहाँ पर वो लड़की भी है जो ये कहती है कि माई हार्ड वर्क विल कैरी मी टू माई डेस्टिनेशन। तो और वो मुकाम पाती है, पहुंचती है वहां तक, रास्ता बनाती है। अच्छा, वो जो नई लड़की है, वो जो मतलब मैं देखती हूँ कि एक था साहित्य ना, कि साहित्य को जब आप पढ़ते थे तो एक दुनिया खुलती थी आपकी। तो अब हमें, मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में खास तौर पर यंग लड़कियां हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल टेक्नो संस्कृति से निकली हुई, तो उनको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम पकड़ भी रहे हैं तो थोड़ा ऊपर से, उनको थोड़ा वहाँ बारीकी से देखने की जरूरत है। वो दुनिया हमारे सामने खुलनी चाहिए। जी, जी, जी। बहुत सहजता से आपके इन बिंदुओं को सुनने के बाद एक भाव पैदा हुआ है, उसे सहज रूप से आप भी लीजिएगा कि क्या पुरुष स्त्री के उस अंतर मन को आज तक पढ़ पाया है लिखते हुए, जो स्त्री स्वयं पढ़ करके लिख लेती है? महादेवी वर्मा ने एक जगह लिखा है कि पुरुष अनुमान से लिखता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दे नहीं सकता जो हम अपने अनुभव से दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अपवाद भी होते हैं। जी है, बिल्कुल। धर्मवीर भारती ने गुल की बन्नो लिखी, कमलेश्वर ने देवा की माँ लिखी, हेमिंगवे ने द ओल्ड मैन एंड द सी जैसी रचना लिखी। मैं सारे विमर्श की बात कर रही हूँ। तो ये बड़ी ऐसी रचनाएं थी, उसमें कोई विमर्श के ऐसे खाने नहीं बटे हुए थे, है ना। तो
रवि भारती ने लिखा गुल की बनो पढ़िए, क्या निकल करके अपनी आती है बात रास्ते को उसकी। समाप्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक जिज्ञासा है, वो हम चाहते हैं कि आप उस पर कुछ अपने जी। विचार दे दें। साहित्य लेखन और विचारधारा का प्रभाव, आपको क्या लगता है? ये साहित्यकार जो, अभी आपने बहुत अच्छी बातें की सोशल मीडिया से जोड़ करके और तत्क्षण छपने वाली बात, स्त्री के अंतर्मन की बात, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ के पूछना चाहता हूँ कि जो साहित्य लेखन है और जो विचारधारा का प्रभाव है, क्या बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है? ये तो शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। वर्तमान संदर्भ में बता दीजिए। देखिए, कई बार होता है कि आप एक खास विचारधारा से प्रभावित हैं, और जैसे ना विमर्श से भी अगर आए तो विमर्श के सिद्धांत से निकाल करके, जो मैंने पहले बात कह दी, तो अगर आप किसी विचारधारा का घोषणा पत्र बना देंगे साहित्य को, तो पाठक अब आपका बेवकूफ नहीं है, वो उसको फेंक देगा। वापस पाठक पर बात आ गई। हाँ, पाठक उसको फेंक देगा। उसको। तो अगर आपको राजनीति करनी है तो एक्टिविस्ट होइए, राजनीति के मैदान में आइए ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसलिए अगर आज के पाठक, जहाँ से पाठक से बात शुरू हुई थी, वापस हम पाठक पर लौटते हैं, तो नई पीढ़ी का लेखक और पाठक अगर आपस में दोस्त बने तो क्या सूत्र देना चाहेंगे आप? पाठक और लेखक। पाठक और लेखक, हाँ। ये बहुत आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया है कि दोस्त बने। हाँ, दोस्त बने। अभी वो दोस्ती दिखती नहीं, अभी वो दिखती नहीं है मुझे उसमें। लगता है या कि उनके विषय पर आप बोल हाँ, सकते हैं, हाँ, उनको एक हाँ, दृष्टि दे हाँ, सकती हैं आप। लेखक और पाठक दोस्त बने तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक तरफा काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपको बहुत तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए, और लगातार पाठकों पर भी काम करना होगा, जो हमारे साहित्यिक संस्थान हैं उनको भी काम करना होगा, और इस तरह के कार्यक्रम चलाने होंगे, इस तरह की गतिविधियां आपको लेके आनी होंगी कि पाठकों की सहभागिता उसमें बराबर बनी रहे। आप ऐसी गोष्ठियां करिए कि पाठक क्या चाहता है, वाह, पाठक क्या पढ़ना चाहता बिल्कुल है। सही बात है। ऐसी गोष्ठियां होनी चाहिए और पाठक के मन को हाँ, समझा हाँ, जाए। लेखक पर नहीं, पाठक पर भी हाँ, गोष्ठियां होनी पाठक पर। चाहिए। मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम गत कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री जी के मन की बात को उनके द्वारा हर महीने सुनते हैं, समझते हैं, वो मन की बात बोल जाते हैं। तो क्या पाठक के मन की बात नहीं हो सकती है? अगर साहित्यकार के मन की बात हो सकती है, बिल्कुल तो हो सकती पाठक है। के मन की बात क्यों नहीं हो सकती है? तो इस पर आप की बात जोड़ करके, और अंत में अगर आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहें कहानी पर, ललित निबंध पर, विधाओं पर, या कुछ और मन में आपको रह गया जो आज छूट गया, आपको लगता है कि अभी इस पर कह देना चाहिए, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहें। नहीं, कहने को तो बहुत कुछ है रवि जी, आप तो बिल्कुल ऐसा मैदान छोड़ रहे हैं। जी, ये अवसर है, ये अवसर है। आपको लगता है कि ये बिंदु आ जाना यही चाहिए। कहना चाहूँगी कि जो लोग लेखन में आना चाहते हैं, वो स्वतः जो आपकी एक कहना चाहिए अंदर से एक अभिव्यक्ति की आपके भीतर भूख होती है, उस तरह से आप आते हैं। और जब भी आप लेखन में आए तो ये सोच करके कि जिस तरह का लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप, लेखन मौलिक होना चाहिए, आप पढ़िए, लोगों को प्रभावित भी होइए, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल एक राइटिंग होनी चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, है ना? बहुत तो अच्छा। अगर आप मतलब का जीवन के अनुभव से, बहुत सारी लेखिकाओं को मैं देख रही हूँ, लेखक भी बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। किसी ने कहा भी कि जो लेखन है वो हमारे लिए खेल है, और ऐसा नहीं कि हम उसमें रिस्क क्यों नहीं उठा सकते हैं, अच्छा, हम ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं अच्छा, उसमें। हाँ। तो आप खेल बनाइए लेखन को, जीवन के अनुभव का खेल बनाइए, लेकिन रवि भाई जब आप खेलते हैं कोई भी खेल, तो उस खेल के भी नियम होते हैं जी, उन नियमों का पालन आवश्यक है। उसमें जो है, उन नियमों तो का पालन आवश्यक पालन क्या मतलब, आपको एक, और साहित्य जो होता है ना, लोग यथार्थ के नाम पे, कि जो बात आपने देह मुक्ति की कही कि भाई ये तो होता है, ये तो हमने देखा है, तो 4 लोगों का सच हो सकता है, लेकिन जो लेखन है वो केवल यथार्थ नहीं होता, बल्कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पगडंडी भी तैयार करता है, वो एक भाव दृष्टि को भी रूपायित करता है। और देखना ये भी होता है कि किसी कृति को जब पाठक पढ़ कर के निकले, तो उसने पाठक के विवेक के किन बिंदुओं को स्पर्श किया है। और अच्छी कृति बहुत दूर तक आपके साथ रहती है,
क्या वजह है पुस्तक मेले होते हैं वाह। और हम ढूंढ ढूंढ करके जो है पुराने रचनाकारों की किताबों को ढूंढते हैं, वो बिकते हैं। प्रोफेसर कुमुद जी, हमने विविध विषयों पर चर्चा की, लेकिन साहित्य और मीडिया के संबंधों को भी आइए समझ लेते हैं। एक कालखंड था जब मीडिया के या अखबारों में साहित्य का एक स्थान बहुत बड़ा होता था, पेज मिलते थे। आज की उपस्थिति दोनों में अलग अलग है। आप दोनों को जरा एक बार अरे विश्लेषित कर बहुत दीजिए। अच्छा सवाल किया रवि जी आपने। हाँ। देखिए, हमारा जो जमाना था, जमाना तो आज भी हमारा है लेकिन अपने बिल्कुल है। किशोर अवस्था युवा अवस्था की बात कर रही हूँ। जी, जी, तो समाचार पत्र जो होते थे उसमें रविवार का जो पृष्ठ होता था, साहित्य का, बच्चों का, महिलाओं का एक कोना ऐसा सुरक्षित होता था और इतना अच्छा साहित्य उसमें पढ़ने को मिलता था। मेरे तो लेखन की शुरुआती जो है जी। अमृत प्रभात से हुई, जो कि जी। समाचार पत्र था। जी। तो वहां से आपको साहित्य के संस्कार पैदा होते थे कि वो पहुंचता था आपके घर, हर घर में पहुंचता था। और उसके बाद धीरे धीरे करके 80 के बाद मैं कहना चाहूंगी कि मीडिया में बदलाव का एक दौर शुरू हुआ और जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आर्थिक उदारीकरण के बाद जो मल्टीनेशनल चैनल आ गए, तमाम सारे, पहले तो एक दूरदर्शन ही था, तो उसके बाद उसका दबाव प्रिंट मीडिया पर भी पड़ा ये कि मल्टीनेशनल का जो विज्ञापन आने लगा ना, करोड़ों का, तो अब मीडिया संस्थानों की जो लड़ाई ये हो गई कि विज्ञापन की मलाई किसको सबसे ज्यादा मिलेगी। अच्छा। तो उसमें ये हुआ कि विज्ञापन जो है ना, वो मीडिया के विषय सामग्री को, समाचार सामग्री को नियंत्रित करने लगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सौंदर्य प्रतियोगिता पर लेख लिखें उसके विरुद्ध और फिर आप जो स्पॉन्सर कर रहा है वो जाकर के बैठे भी और देखे भी। हाँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आप लिख ही नहीं सकते, तो सपोर्ट करेंगे आप, है ना। तो इस तरह से चीजें जो है वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की समाचार सामग्री हो, चाहे प्रिंट मीडिया की समाचार सामग्री हो, तो वो वहां से कंट्रोल होने लगी। अब क्या है कि संपादक की सत्ता खत्म हो गई, मार्केटिंग एडिटर होने लगे, विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा कैसे आए, और जो विज्ञापन आप दे रहे हैं उन विज्ञापन का तालमेल जो आप लेख दे रहे हैं उनके साथ बैठना चाहिए। तो साहित्य चिंतन के, दर्शन के गंभीर मुद्दे जो है पत्रकारिता की दुनिया से चले गए धीरे धीरे करके। तो संपादक, पहले साहित्य के संपादक हुआ कर, ये सब परंपरा बहुत दूर तक चली, बहुत दूर तक चली। राजेंद्र माथुर अंग्रेजी से आए थे हिंदी में, यही कहने जा रहा था। पंडित विद्यानिवास मिश्र नवभारत टाइम्स के संपादक थे। उसके बाद तो साहित्य की दुनिया से अब जो संपादक आते हैं वो शब्दों की नब्ज को भी नहीं पहचानते, क्योंकि वो हिंदी साहित्य से नहीं आ रहे हैं, वो साहित्य की दुनिया से नहीं आ रहे हैं। अब मीडिया बहुत व्यापक फलक ले चुका है, उसमें विशेषज्ञता भी होने लगी है ना, तो अब भाषा भी वहाँ कोई मुद्दा नहीं रह गई है, खिचड़ी होती जा रही है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें बदल लगी, तो वहां से आपको साहित्यिक संस्कार नहीं मिलते। और मैं आपको एक घटना बताऊं, किसी बड़े साहित्यकार की मृत्यु होती है, तो किसी प्राइवेट चैनल की जो एंकर है वो कहती है कि मैं क्रिमेशन ग्राउंड पे जाकर के बाइट लेकर के आती हूँ, तो उसको जवाब ये मिलता है कि जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिकेंगे नहीं। एक संस्थान जो है किसी की भी मृत्यु पर पाबंदी लगा देता है कि किसी की मृत्यु की खबर नहीं जाएगी, क्योंकि वहां तो सेक्स है, फैशन है, ये सारी चीजें, क्योंकि खबरें बिकती हैं। तो जब ये कहा गया कि ये तो आपके यहाँ संपादक थे, तो 4 लाइन की खबर गई, लेकिन वही अगर सेलिब्रिटी कोई किसी की मृत्यु होती तो महीनों अटखेलियां करती है। तो वहां पे विजन बदल चुका है, पत्रकारिता के मानदंड बदल चुके हैं। आजादी के पहले मीडिया एक मिशन था, आजादी के बाद वो व्यवसाय हुआ, व्यवसाय बना, फिर भी जो मीडिया संस्थान थे उसके मालिक ये जानते थे कि हम व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवसाय दूसरे व्यवसायों की तरह से नहीं है, हम इसके साथ घालमेल नहीं कर सकते। ये व्यवसाय देश हित, मानव हित के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे राष्ट्रीय दायित्व हैं, हमारे जो है हमें मानवीय मूल्यों का, राष्ट्रीय मूल्यों का, हम उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद वो बाजार की कठपुतली हो गया, अब बाजार निर्देशित करता है मीडिया को, तो उस बाजार में वो जो दर्शन, साहित्य और चिंतन के गंभीर मुद्दे, उनको लगता है ये नहीं बिकेंगे तो नहीं आते। तो इसलिए साहित्य, फिर उसका एक ये लगा हमें कि कोई अल्टरनेटिव मीडिया मिले। इमरजेंसी के बाद देखिए लघु पत्रिकाओं की बाढ़ आ गई, तो उनकी अपनी सीमाएं हैं,
उनका वितरण नहीं होता, उनका प्रसार संख्या उनकी कम है। फिर हमारे पास सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया से लगा कि एक अल्टरनेटिव मीडिया हमको मिला है, लेकिन वो भी सोशल मीडिया की जो स्थिति है, तो वहाँ पर भी साहित्य की हम लोग बात पहले कर चुके हैं। तो मीडिया और साहित्य के जो रिश्ते हैं, वो जो पुराने रिश्ते हैं वो तो भूल जाइए, अब वो नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत सारे प्रिंट मीडिया के जो संस्थान हैं वो अपने यहाँ साहित्य को लेकर के साहित्य उत्सव जैसे चलने लगी हैं। तो एक ये इन उत्सवों के चलते जो है एक साहित्य के प्रति एक दूसरी दृष्टि, उत्सव धर्मिता वाली दृष्टि तो पैदा हुई है। तो एक कहीं ना कहीं साहित्य है, साहित्य लिखा जा रहा है और लगातार लिखा जा रहा है। देखिए साहित्य विरोधी कितनी भी स्थितियां क्यों ना हो जाए, बहुत पहले लोग घोषणा कर चुके कि साहित्य के खात्मे का युग आ गया है, लेकिन मीडिया आपका साथ दे ना दे, लेकिन जब तक हमारे भीतर हृदय है, सांस है, साहित्य दिल है, धड़क रहा है, तो साहित्य स्पंदित हैं हम, जी जी, तो तब तक साहित्य लिखा जाता रहेगा। लिखा जब तक सृष्टि है, साहित्य लिखा जाता रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि जब भी जो आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कितने भी जीवन में आपाधापी क्यों ना हो, जब रात में आप सोते हैं तो दिन भर में कुछ ऐसा घटा होता है जो आपको बेचैन करता है, व्यथित करता है, दुखी करता है, निराश करता है, सुखी करता है। बहुत सारी चीजें आपको मथती हैं। यातना का ग्राफ जब बढ़ता है तो वहां से साहित्य निकल करके आता है। तो साहित्य तो मनुष्य है तो हमेशा लिखा जाता रहेगा। साथियों, आज साहित्य सृजन के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर कुमुद जी से विविध विषयों पर बात हुई, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने गंभीर बिंदु भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं और जो भी इस कार्यक्रम को सुनेगा निश्चित रूप से उसे गुनेगा। और पाठक से यह यात्रा प्रारंभ हुई और अंत में आकर के विवेक पर समाप्त हुई कि पाठक का भी अपना विवेक होना चाहिए, लेखक का अपना विवेक होना चाहिए, और यह पाठक और विवेक के बीच का जो सामंजस्य है यह हमें साहित्य सृजन के लिए आमादा करता है, पढ़ने के लिए आमादा करता है और ऐसे कार्यक्रम बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ऐसे कार्यक्रम बनते ही इसीलिए हैं। ऐसे कार्यक्रम बनते रहेंगे, आप हमें देखते रहिए, हमें सुनते रहिए। हम आपको, पाठकों को अपने निकट लाना चाहते हैं। इस संक्षिप्त टिप्पणी के साथ प्रोफेसर कुमुद जी, आपका बहुत बहुत स्नेहिल आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।